नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं न्यूज़ 10 की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। बिहार के समस्तीपुर बेगूसराय से प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। अमित शाह करेंगे 2 जनसभाएं। महागठबंधन में तेजस्वी मुकेश सहनी की आज से जनसभाएं। देश में आज लगेगा रोजगार मेला। 51,000 से ज्यादा युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा संबोधन। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 40 यात्रियों से भरी बस में लगी आग। 25 लोगों की मौत। हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जताया दुख। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका के बीच निकट भविष्य में व्यापार समझौते की जताई उम्मीद। बर्लिन में जर्मनी और लक्जमबर्ग के नेताओं से की बात। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत ने गाजा संघर्ष विराम समझौते में ट्रंप की भूमिका की सराहना की। कहा, संवाद, कूटनीति और 2 राष्ट्र समाधान ही शांति का मार्ग। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी शंखनाद करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जाकर सुबह 11 बजे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बिहार की जनता से एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की मांग करेंगे। पीएम मोदी की सभा के दौरान एनडीए के सभी नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे बेगूसराय जाएंगे, जहां 2 बजे वे जनसभा करेंगे। अपने संबोधन के दौरान वे विपक्ष को कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। बिहार विधानसभा की सियासी तपिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म और कर्म भूमि से मिथिलांचल के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम की समस्तीपुर के दुधपुरा से सभा करने की कई मायने निकालने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की समस्तीपुर में ये 4थी सभा होगी। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे, जहां वे कर्पूरी ठाकुर के जीवन काल की झलकियों को देखेंगे, जिसमें उनके सादगीपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया गया है। सादगीपूर्ण जीवन की झलक प्रदर्शनी में कर्पूरी ठाकुर के जीवन की झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें उनके रहन सहन, झोपड़पट्टी, सिलौटी पर मसाला पीसने और उनकी झोपड़ी के अंदर कोठी, चूल्हा सहित अन्य व्यवस्था को दिखाया गया है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता थे जो जब तक जिंदा रहे हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहे। गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित जिसके साथ अन्याय होता था, जुल्म होता था, उसके विरुद्ध में वो लड़ते थे। 1952 से वो मरते दिन तक विधायक रहे। ताजपुर, समस्तीपुर, फुलपरास और सोनवर्षा से। कर्पूरी ठाकुर के गांव में हमारी मुलाकात उनके छोटे भाई के बेटे नित्यानंद ठाकुर से हुई। उन्होंने बताया कि मैं बचपन में उनके साथ खूब घुमा हूँ। जगह जगह जनता के काम से उनकी शिकायत पर उनसे मुलाकात करने कर्पूरी जी जाते थे। उनके जमाना को न गाड़ी थी, न घोड़ा थी और साइकिल से ही और पैदल ही प्रचार होता था इनके समय में, ठाकुर जी के समय में। प्रचार के समय घर 2 रोज 1 रोज पर आते थे। नहीं तो गांव में ही पैदल, अधिकतर साइकिल भी नहीं, पैदल ही घूमते थे और प्रचार करते थे। उनके पार्टी के वफादार रहे। जब से होश संभाले तब से उनके आइडियोलॉजी से हम प्रभावित हुए। इस रैली का लक्ष्य मिथिलांचल की 30 सीटों पर एनडीए की पकड़ मजबूत करना है। इस रैली में विकास और सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पर यह सभा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए 2020 के चुनाव में जीती हुई सीटों को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सबसे पहले इस बॉर्डर झोपड़ी को देखेंगे, जिसे स्थानीय प्रशासन ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन और सादगी को दर्शाने के लिए तैयार किया है। यह प्रतीकात्मक झोपड़ी दिखाती है कि किस तरह साधारण जीवन और संघर्ष से जननायक की सोच ने आकार ली। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में चुनावी जनसभा करेंगे। वे सिवान और बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह पहले सिवान के कैलगढ़ हाई स्कूल मैदान में रैली करेंगे। सिवान में से बीजेपी ने मंगल पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इसके बाद अमित शाह बक्सर के किला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया है। इन सभाओं के जरिए अमित शाह 12 एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। यह अमित शाह का एक हफ्ते में बिहार का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वे 16 से 18 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने छपरा के तरैया में एक रैली को संबोधित किया था। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शाम 6 बजे वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित हथसारगंज नाका में प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। और आइए महागठबंधन की क्या तैयारियां चल रही है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव आज से प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। आरजेडी नेता आज राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। तेजस्वी पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में उनकी रैलियां होंगी। वहीं महागठबंधन के डिप्टी सीएम के दावेदार मुकेश सहनी भी सिमरी बख्तियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी यादव को लेफ्ट नेताओं का भी साथ मिलेगा। सीपीआईएम के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज आरा से अपना चुनावी दौरा शुरू करेंगे। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि पर 70 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए। दूसरे चरण के लिए कुल दाखिल 1761 नामांकन पत्रों में से जांच के बाद 1372 सही पाए गए, जबकि 389 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे रद्द कर दिए गए। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार गया जिले के गया टाउन, रोहतास जिले के सासाराम और कैमूर जिले के चैनपुर सीट पर सर्वाधिक 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सुपौल जिले की त्रिवेणीगंज, पूर्वी चंपारण जिले की लौरिया और सुगौली सीट से सबसे कम 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है और वैशाली जिले की लालगंज सीट पर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन 2020 से पहले तक यहां की जनता ने बाहुबलियों पर ही भरोसा जताया था। इस सीट पर अभी तक 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं और साल 2020 में पहली बार जनता ने कमल खिलाया। इस बार बीजेपी के वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह के सामने आरजेडी के बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। देखते हैं इस सीट पर ये खास रिपोर्ट। बिहार के वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट प्रदेश की बदलती सामाजिक राजनीतिक तस्वीर का प्रतीक है। शहरीकरण और बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों के कारण लालगंज राज्य के सबसे उभरते व्यापारिक क्षेत्रों में गिना जाने लगा है। हालांकि लालगंज की पहचान बाहुबल और अपराध से भी जुड़ी रही है। इस क्षेत्र की राजनीति पर लंबे समय तक बाहुबलियों का प्रभाव रहा है, जिनमें सबसे चर्चित नाम है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। ये 3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं और तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस विधानसभा चुनाव में लालगंज में भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है। इस सीट पर भाजपा ने अपने वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, जबकि राजद ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को इस सीट से टिकट दिया है। संजय कुमार नामांकन के बाद से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और एनडीए सरकार के 2 दशक के काम और अपने 5 सालों की उपलब्धि के बदले जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब विषयों पर हमने काम किया है। साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के विकास में काम किया है और हमारी सरकार भी काम कर रही है। आज देखिए 125 यूनिट हमने बिजली मुफ्त किया है। कितनी खुशहाली है लोगों के चेहरे पे। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गया है ताकि वो रोजगार सृजन करके काम कर सके और आगे आने वाले समय में उन महिलाओं को 2 लाख रुपए की राशि हम सब लोग देंगे।
राजद से टिकट मिलने के बाद से शिवानी शुक्ला भी लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी हैं। लंदन से पढ़ाई करके लौटी शिवानी का मानना है कि उनका बाहुबली होना ही उनकी यूएसपी है। इसके कारण उन्हें जनता का प्यार और पार्टी की तरफ से टिकट मिला। बाहुबली का मतलब होता है जिसके साथ लोगों का सपोर्ट है। बाहुबली तो वही होता है, हर सिक्के का दो पहलू है। अच्छा पहलू देखिए तो लोगों का बल होना का मतलब होता है बाहुबली। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, तो वही बात है। मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये चीज बदलना है। मुझे तो लगता है मुझे और बाहु लोग चाहिए। जातीय समीकरण की बात करें तो लालगंज मुख्यतः ग्रामीण इलाका है। यहाँ राजपूत और ब्राह्मण के साथ ओबीसी वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब तक यहाँ 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने 4 बार, जबकि जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, एक निर्दलीय और भाजपा ने भी 1-1 बार जीत हासिल की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने ये सीट जीती है। यहाँ के लोगों के लिए बाहुबलियों से मुक्ति, रोजगार और शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पर मतदान तो विकास के नाम पर होगा और विकास हुआ है। अब चारों तरफ विकास का लहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आप लालगंज विधानसभा में हैं। आप जिस सड़क से आए होंगे, सड़क का भी अच्छी स्थिति है। हम लोग के तो विकास बहुत लग रहा है कि रोड पहले था कितना केंजर था, अभी तो बहुत अच्छा है। बहुत कुछ विकास हुआ है। सब चीज की व्यवस्था, लाइन लेके बिजली सब चीज के तो होबे कर, नल तो सब तो होते, सब चीज की व्यवस्था हुआ है। साल 2025 का विधानसभा चुनाव लालगंज के लिए निर्णायक हो सकता है। भाजपा अपनी पहली जीत को दोहराने की कोशिश में होगी, जबकि आरजेडी ने बाहुबली की बेटी को मैदान में उतारकर अलग रणनीति बनाई है। बाहुबल और जातीय समीकरण के साथ साथ अब विकास भी यहाँ का अहम चुनावी मुद्दा बन चुका है। लालगंज में लंबे समय तक बाहुबलियों का कब्जा रहा है। मुन्ना शुक्ला यहां से 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि देखना यह है कि इस बार जनता किसे पसंद करती है। डीडी न्यूज के लिए लालगंज से मधुरेश नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को नमन किया है। एक संदेश में पीएम ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन। आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर दोपहर करीब 12:15 बजे वहां के अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिहार की जनता जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, खबरें और भी हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला पहल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस 17वें रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री की आजीविका सृजन और युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की दिशा में बड़ा कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आंध्र प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ कुर्नूल जिले में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक लग्जरी प्राइवेट बस में आग लग गई। यह हादसा चिन्ना टेकूर गांव के पास हुआ है। आग इतनी भयंकर थी कि वह बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। बस में 40 लोग सवार थे। इस हादसे में 25 लोगों की मौत की खबर है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह प्राइवेट स्लीपर बस लगभग 40 यात्रियों को ले जा रही थी, जब सुबह 3:30 बजे बस की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और बस में आग लग गई। आग सबसे पहले बस के सामने वाले हिस्से में लगी और तेजी से फैल गई, जिससे फ्यूल टैंक में विस्फोट हो गया। घटना इतना भीषण था कि बस कुछ ही सेकंड में आग की लपटों में घिर गई। हादसे के वक्त यात्री सो रहे थे। यात्री कुछ समझ पाते तब तक आग पूरे बस में फैल गई थी। कुछ यात्रियों ने इमरजेंसी एग्जिट से निकलने की कोशिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी के दौरे पर हैं। आज वे बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में शिरकत करेंगे और खास विषय पर पैनल चर्चा में भाग लेंगे। पीयूष गोयल एक साथ बढ़ना, बदलती दुनिया में व्यापार और गठबंधन विषय पर अपने विचार रखेंगे। इससे पहले पीयूष गोयल ने कल बर्लिन ग्लोबल डायलॉग के संस्थापक और अध्यक्ष प्रोफेसर लॉर्स हैंड्रिक रोलर से यूरोपियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बर्लिन में दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात का दौर जारी है। पीयूष गोयल ने बर्लिन में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश व्यापार मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान भारत और लग्जमबर्ग के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने बर्लिन में कई ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। वे मर्सिडीज बेंज ग्रुप, इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज एजी, हेरन नेक्ट एजी, शाफलर एजी के सीईओ से मिले। इन बैठकों के दौरान ऑटोमोटिव, एआई और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर और डीकार्बोनाइजेशन पहलों में सहयोग के संभावित अवसर और भारत में कंपनीज के ग्रोथ प्लान पर बातचीत भी हुई। साथ ही इनोवेशन और इंडस्ट्री में भारत जर्मनी साझेदारी को और गहरा करने पर विचार विमर्श हुआ। त्योहारों के इस मौसम में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे पूरी तरह से तैयार है। छठ पर्व से पहले रेलवे ने देश भर में विशेष ट्रेनें चलाने के साथ स्टेशनों पर सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए हैं। देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहे। त्योहारों के इस मौसम में भारतीय रेलवे देश भर में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। छठ पर्व से पहले लोगों की यात्रा में हो रही वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं ताकि यात्री सुरक्षित और सुगम तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसके लिए रेलवे ने स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं। छठ पर्व से पहले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त प्रयास कर रहा है ताकि प्रत्येक यात्री सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यात्री सुविधा के लिए एक विशेष होल्डिंग एरिया और कई टिकट काउंटर स्थापित किए गए हैं। नियमित रेल सेवाओं के अलावा हर दिन औसतन 300 विशेष ट्रेनें यात्रियों की सेवा में लगाई गई हैं। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 61 दिनों की अवधि में देश भर में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने 25 अक्टूबर को विशेष ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। इन ट्रेनों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। मध्य रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुंबई, पुणे, सोलापुर और नागपुर डिवीजन से कुल 13 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें मुंबई डिवीजन से 4, पुणे डिवीजन से 6, सोलापुर डिवीजन से 2 और नागपुर डिवीजन से 1 विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में वातानुकूलित कोच, स्लीपर और जनरल श्रेणी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यहाँ का पुलिस का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। जनता से अच्छा से बात भी करते हैं, जनता को अच्छा से पेश होते हैं। मेरे को पुलिस का व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम लोग यहाँ से आते थे सर, अभी तो ये भी सुविधा अच्छी है, पंखा उंगा लगा है, पब्लिक को भी थोड़ा राहत मिल रही है। कोई दिक्कत सर, अभी तो व्यवस्था ठीक ही है, पहले से जैसे व्यवस्था है। कोई नहीं, पहले धूप सर्दी में रहना पड़ता, अभी इतना कोई व्यवस्था जगह व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं।
सभी ट्रेनों की टिकटों को कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और IRCTC की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। अनारक्षित डिब्बों की बुकिंग UTS प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। त्योहारी सीजन में रेलवे की इस तैयारी और रेल कर्मियों की तत्परता से छठ पर्व के लिए अपने अपने गंतव्य की ओर जाने वाले यात्रियों का ये सफर पहले से ज्यादा सुगम और सुरक्षित बन गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से योगेश शीतल की रिपोर्ट, DD न्यूज। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है। विश्व में शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज बढ़ते वैश्विक चुनौतियों की वजह से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। इस वजह से भारत समेत दुनिया के अनेक देश इसकी संरचना में बदलाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार और त्रासदी ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विश्व में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी संस्था जरूर होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को दोबारा ऐसी विभीषिका से दो चार ना होना पड़े। और इसे ध्यान में रखते हुए ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में वैश्विक शांति और सुरक्षा के साथ ही दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा करना और राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना भी शामिल है। और इस शांति के प्रयास में समय के साथ दुनिया भर के देश इससे जुड़ते चले गए। 1945 के इसके गठन के समय जहां इसमें 51 देश शामिल थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काफी महत्वपूर्ण है, जिसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद की शक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपेक्षा काफी व्यापक है। इसकी शक्तियों में शांति कार्य संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के जरिए सैन्य कार्रवाई को लागू करना भी शामिल है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्षों के सफर में कई ऐसे मुकाम आए जहां ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। आज वैश्विक समुदाय के सामने चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा हैं। युद्ध और क्षेत्रीय असंतुलन में दुनिया उलझी हुई है। वैश्विक शांति और संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है। इसके साथ ही UN युद्ध, टेक्नोलॉजी आधारित खतरा, जलवायु संकट और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों का भी सही समाधान नहीं दे पाया है। ऐसे में UN की प्रासंगिकता पर सवाल उठने के साथ ही इस संस्था की संरचना में बदलाव और सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन करने की मांग भी लंबे समय से हो रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है। आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। यही नहीं, भारत विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की बातों को वैश्विक मंच पर उठाने वाला सबसे सक्रिय और मजबूत देश भी है। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार अनिवार्य है ताकि इसकी विश्वसनीयता तथा औचित्य बना रह सके। साथ ही व्यापक प्रतिनिधित्व के द्वारा हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे। जरूरी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव हो ताकि UN दुनिया के सभी देशों के लिए फिर से मजबूत और असरदार मंच बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. हरीश ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, गाजा में शांति और फिलिस्तीन मुद्दे पर आयोजित खुली बहस के दौरान भारत का पक्ष रखा। P. हरीश ने कहा कि कूटनीतिक पहल से क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की, जिन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। It is India's hope that the positive diplomatic momentum that has been generated would lead to lasting peace in the region
At this juncture, India would also like to place on record its appreciation for the United States and especially President Donald Trump for playing an instrumental role in forging the agreement. Further, India also commends the role of Egypt and Qatar towards achieving this end. India remains firm in the view that dialogue and diplomacy and the two-state solution are the means to achieve peace. The landmark initiative of the US has generated diplomatic momentum towards peace, and all parties must adhere to their obligations in this regard. आइए अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में अजय बढ़त बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे और आगामी T20 सीरीज के लिए टीम में बड़े बदलाव किए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में जैक एडवर्ड्स और मैट कुहेनमैन को जगह मिली है और वहीं मार्नस लाबुशेन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 29 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज भी खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में बदलाव देखने को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि स्क्वाड में ग्लेन मैक्सवेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी हुई है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी आंचल के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।